हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2023 भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के बारे में, जिसमें कूट वाले प्रश्न, अभिकथन कारण संबंधित प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में कार्य हुआ है। पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, उपरोक्त सभी। तो सभी स्थितियों में क्या हो रहा है? कार्य किया जा रहा है। यानी कि पुस्तक को ऊंचाई में उठाने में भी कार्य हो रहा है, ट्रॉली को खींचने में भी कार्य हो रहा है और बैल द्वारा गाड़ी को खींचने में भी कार्य किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सजीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पानी से, भोजन से, हवा से या फिर मिट्टी से? तो आप सभी जानते हैं कि सजीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य किसे कहते हैं? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन को, कार्य बराबर बल गुणित ऊर्जा को, कार्य बराबर बल बटे विस्थापन को, कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन को। तो कार्य बराबर क्या हो जाता है? बल गुणित विस्थापन हो जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होता है? तो आपको क्या करना है? कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और जब भी किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है, यानी कि उस पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बल दिया हुआ है कितना? 5 न्यूटन। और विस्थापन कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। गुणित विस्थापन, विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल d से, और d यानी कि विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 10 हो जाएगा। तो 10 जूल कार्य किया जाता है। यानी कि कार्य की जो इकाई होती है क्या होती है? जूल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो अभी हमने देखा कार्य की जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक है और जूल भी कार्य का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच, वस्तु की प्रारंभिक वेग पर। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु की प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होता है। कोई भी वस्तु है जिस पर हम बल लगा रहे हैं और जो बल है वह किस पर हो रहा है? विस्थापन की दिशा में हो रहा है। मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है और इस पर बल लगाया जा रहा है और विस्थापन इसी दिशा में हो रहा है और उसी दिशा पर ही क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ए और बी दोनों होगा। तो ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा खाली स्थान होती है, हानि होती है, वृद्धि होती है, हानि होती है, स्थिर होती है, ए और बी दोनों होती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य है, यानी कि कोई भी एक वस्तु है उस पर हम कार्य करेंगे। तो कार्य करेंगे तो ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है, यानी कि ऊर्जा खपत हो रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होता है? तो ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होगा? 0 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा या फिर 180 डिग्री का होगा? तो ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच
जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? नहीं है बोला गया है, किसमें जो है गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? बहती हुई हवा में नहीं है, उड़ता हुआ हवाई जहाज में नहीं है, बांधों के पीछे जमा किए हुए पानी में नहीं है, या फिर गिरता हुआ नारियल में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधों के बीच जमा किया हुआ जो पानी है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बहती हुई हवा जो है उसमें गतिज ऊर्जा है, उड़ता हुआ हवाई जहाज है उसमें भी गतिज ऊर्जा है, और गिरता हुआ जो नारियल है उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन बांध के बीच जो जमा हुआ पानी है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है क्या होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऊर्जा का जो मात्रक है वह जूल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हमको गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणित m गुणित v स्क्वायर, यानी कि हाफ mv² होता है। तो हाफ का हाफ हो जाएगा गुणा m, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, 15 गुणित v यानी कि 4 दिया हुआ है, जिसमें हम 4 लगा सकते हैं, तो 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 15 गुणित 8 करेंगे, 15 गुणित 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 120, तो जूल में। तो 120 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होगी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाए? तो अभी हमने देखा गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण यूज़ किया जाता है? हाफ mv², यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी होता है ke इज इक्वल टू हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? नहीं है पूछा गया है। खींचा हुआ रबर बैंड, खींचे हुए रबर बैंड में विद्यमान होता है। बांधों के बीच जमा हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, किसी ऊंचाई पर उठाई हुई वस्तु। तो किसमें नहीं होता है स्थितिज ऊर्जा जो है? तो ऑप्शन सी, दौड़ता हुआ जो खिलाड़ी है, यानी कि उसमें दौड़ रहा है तो क्या उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, सॉरी गतिज ऊर्जा होती है। जब वह दौड़ रहा है तो उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पक्षी है जो कि उड़ रहा है एक निश्चित ऊंचाई में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ए और बी दोनों होगी? न गतिज ऊर्जा होगी न ही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों होगी। गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, जब जलती हुई वस्तु की गति चलती हुई है, सॉरी जलती नहीं है, चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो खाली स्थान हो जाती है। त्वरण दोगुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो कोई भी चलती हुई वस्तु है उसकी गति को हम क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो गतिज यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा को बोला जा रहा है, मान लो कि एक गेंद है और इसको हम कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और ये जो गेंद है कहाँ आ गया, इतनी ऊंचाई पर आ गया। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है अधिकतम कहाँ पर होगी, तो वहाँ पर अधिकतम होगी जहाँ पर उसका उच्चतम बिंदु है, यानी कि यहाँ ज़मीन है और यहाँ से हमने इसको फेंका और यहाँ तक से पहुँच गया। अब उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि जहाँ पर रुक गई, अब वो क्या हो जाएगी, वापस आएगी और नीचे की ओर गिरेगी। तो उस बिंदु पर अधिकतम होगा जहाँ पर सबसे उच्चतम ऊंचाई है। तो ऑप्शन डी, सबसे उच्चतम बिंदु पर उस स्थितिज ऊर्जा, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत शक्ति या पावर किस पर निर्भर करती है। वायु की गति पर निर्भर नहीं करती है, पवन चक्की के आसपास लगे हुए पेड़ पर निर्भर करती है, निम्न ऊंचाई पर, या फिर वायु क्षेत्र की वायु की गति पर निर्भर करती है। तो पवन चक्की से उत्पन्न जो विद्युत शक्ति है या फिर पावर है, निर्भर करती है क्षेत्र की वायु की गति पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर नाभिकीय ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य क्या ऋणात्मक होता है सदैव, बिल्कुल नहीं। घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य सदैव ऋणात्मक नहीं होता है। यदि किसी पिंड पर घर्षण बल लगता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो सकती है, बिल्कुल सही है। यदि किसी पिंड पर घर्षण बल लगता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभिकथन जो है क्या है, गलत है, और जो कारण है वो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अभिकथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, दोनों ओर से जब इसे संकुचित या फैलाया जाता है। तो कोई भी एक स्प्रिंग है जिसको हम या तो खींचेंगे या तो फिर इसको संकुचित करेंगे, तो क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये जो बात है क्या है, बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, संपीड़ित या स्ट्रेचिंग में संचित बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है के खिलाफ स्प्रिंग पर काम किया जाता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल। संपीड़ित या स्ट्रेचिंग की स्थिति में कहते हैं संचित बल या फिर रिस्टोरिंग जो फोर्स के खिलाफ स्प्रिंग पर काम किया, यानी कि जब हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो भी उसमें क्या होगा, उसके खिलाफ काम किया जाएगा, और अगर खींचेंगे तो भी उसके खिलाफ काम किया जाएगा। तो दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभिकथन सही है, कारण भी सही है। कारण अभिकथन के लिए एक सही व्याख्या भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर पर लगाया गया बल हमेशा शरीर पर काम करता है, क्या ये सही है। शरीर पर लगाया गया बल हमेशा शरीर पर काम करेगा। यदि किसी शरीर पर लगाया गया बल शरीर को विस्थापित करता है तो बल कार्य की दिशा में अधिकतम होगा। तो शरीर पर लगाया गया बल हमेशा शरीर पर कार्य नहीं करता है, तो गलत कथन हो जाएगा। कारण में यदि किसी शरीर पर लगाया गया बल जो है शरीर को विस्थापित करता है तो बल कार्य की दिशा में होगा, ये बिल्कुल सही है। तो जो कथन है वो गलत है और कारण जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बहुकणीय निकाय में कुल संवेग में परिवर्तन की दर निकाय के आंतरिक बलों के योग के समानुपाती होती है, क्या सही कथन है ये। एक बहुकणीय निकाय है जिसमें कुल संवेग जो है में परिवर्तन की दर निकाय के आंतरिक बलों के योग के समानुपाती नहीं होती है, बिल्कुल गलत कथन है। आंतरिक बल निकाय की गतिज ऊर्जा को बदल सकते हैं लेकिन संवेग को नहीं। तो आंतरिक जो बल होते हैं निकाय की गतिज ऊर्जा को बिल्कुल गतिज ऊर्जा को बदल सकते हैं लेकिन संवेग को बदल नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। तो अभिकथन जो है गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है।
किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगाए गए शुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर। बिल्कुल सही बात है, कण पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है और उस पर लगाए गए बल के किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। केवल एक कण को प्रणाली के मामले में कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर। बिल्कुल गलत बात। केवल एक कण की प्रणाली के लिए बोला गया, केवल एक कण के लिए बोला गया, तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर नहीं होगा, गलत कथन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अभिकथन जो है सही है और कारण जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।